दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर यूपीएससी आईएएस पीसी की तैयारी फ्री में नोट्स के माध्यम से कराई जा रही है। और आज हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो यूनिट चल रही है जियोमॉर्फोलॉजी वो आकृति विज्ञान, उसकी हमारी आज आखिरी क्लास है। इससे पहले क्लास हो चुकी है और सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट में आके देख सकता है कि आज आखिरी क्लास है वो आकृति विज्ञान की। और आज का हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो अक्षांश और देशांतर रेखा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बुकों में तो पूरा कंप्लीट दिया हुआ तो नहीं है, और दूसरा इन बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि आगे अक्षांश रेखा देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये दो आकृति ने पृथ्वी बनाई हुई है। ये भी पृथ्वी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में जो इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं हैं ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उसमें तीन मुख्य रेखाएं करक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये भी अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो पृथ्वी बनाई हुई है इसमें जो लंबवत रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो प्रधान माध्यान रेखा है। चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की किसी स्थान की अवस्थिति तभी बताई जा सकती है जब वहाँ कुछ चिन्ह या रेखाएं हो। इनके माध्यम से ही किसी स्थान क्षेत्र को जाना जा सकता है। यानी अगर पृथ्वी किसी पृथ्वी जो गोल है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में किसी स्थान को बताए कि ये यहाँ पर है तो उसके बारे में या तो कुछ चिन्ह होने चाहिए या फिर कोई रेखाएं होनी चाहिए जिससे कि हम पृथ्वी की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें कि ये जगह यहाँ पर है या ये देश यहाँ पर है या ये चीज़ यहाँ पर है। तो पृथ्वी के स्थान को बताने के लिए और विश्व के भूगोल को समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी के स्थान को बताने के लिए और विश्व के भूगोल को समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये रेखाएं दो प्रकार की होती है। पहली रेखा है अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूडल लाइन, और दूसरी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। पहले शुरू करते हैं अक्षांश रेखा यानी लेटिट्यूड लाइन। अक्षांश लेटिन शब्द है और ये लेटिट्यूडो से आया है जिसका अर्थ है चौड़ाई, सीमा, आकार। यानी अक्षांश यानी ये लेटिट्यूड जो वर्ड है ये एक लैटिन शब्द है जो लेटिट्यूडो से आया है जिसका अर्थ होता है चौड़ाई, सीमा या आकार। ये जो पूर्व लिखा है पश्चिम का पूर्वी भाग है, ये पश्चिम लिखा हुआ है पृथ्वी का पश्चिमी भाग, ये इसमें डाउट मत होना। दो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर समान अक्षांशीय स्थानों को मिलाकर खींची जाती हैं। यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं वे रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। ये यूँ कहते हैं पश्चिम से पूर्व को खींची जाती है कि पूर्व से पश्चिम को खींची जाती है। यानी समान अक्षांशों मिलाकर जो लाइन खींची जाएगी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये होगी अक्षांश रेखाएं। ये पश्चिम से पूर्व की, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाती है। यानी जो प्रमुख रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और जो इसके उत्तर की ओर खींची जाएगी और उसके नीचे की ओर दक्षिण की ओर खींची जाएगी रेखाएं, ये किसी स्थान की कोणीय दूरी बता देगी। ये 1 डिग्री पर है, 2 डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है, 100 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है, ये बताती है। विषुवत रेखा पर कोणीय मान 0 है इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। जो पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण रेखा जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसकी कोणीय दूरी 0 है इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 1-1 डिग्री के अंतर पर दोनों गोलार्ध में 90-90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इस प्रकार कुल 180 रेखाएं हैं। यानी ये जो 0 डिग्री है इसके ऊपर 90 अक्षांश रेखा है, उसके नीचे की ओर 90 अक्षांश रेखाएं। तो इस प्रकार कुल 180 रेखाएं होगी और ये 0 डिग्री की रेखा 181 रेखाएं होंगी। यानी अक्षांश रेखा कितनी है? 181 रेखाएं हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिलाकर, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को मिलाकर। उसे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं आगे बताएंगे। लेकिन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के रूप में न होकर बिंदु के रूप में, कई बार इन दोनों को रेखा नहीं माना जाता। कुल रेखाएं 179 भी होती हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ से जो रेखा है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से जो रेखा है वो एक बिंदु के रूप में है, बिंदु के रूप में। तो इन्हें कई बार जब रेखा ना कहकर इन्हें बिंदु कह दिए जाते हैं। इसलिए कभी कभी ये भी कहते जाता है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है पृथ्वी को उत्तर और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। जो ये 0 डिग्री
अक्षांश रेखा ही पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। उत्तर की ओर जाने पर उत्तरी अक्षांश नॉर्थ और दक्षिण की ओर जाने पर दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती है। 0 डिग्री अगर ऊपर की ओर जाओगे तो उत्तरी अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री से नीचे की ओर जाओगे तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। ये 0 डिग्री से ऊपर की ओर जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं भी कि ये रेखा जो है और ये रेखा दोनों की जो है वो डिग्री का कोणीय मान वो 1 से लेकर 90 तक है, इधर भी 1 से लेकर 90 तक है। तो इसकी तरह इसके हम पहचान करने के लिए हम कौन सी रेखाएं के बारे में कह रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ लिखा जाता है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ और साउथ लिखना जरूरी है ताकि हम पता करें कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो ये तो हुई अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा के साथ उत्तर और दक्षिण लिखना आवश्यक है, अन्यथा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दोनों गोलार्ध में सभी रेखाओं का कोणीय मान बराबर है। अभी मैंने बताया कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसके उत्तर में और 0 डिग्री अक्षांश रेखा उसके दक्षिण में जो रेखा है उनमें उत्तर और दक्षिण लगाना आवश्यक है, और अन्यथा भ्रम की ये नहीं पता लगता कि हम कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर कोणीय मान जो है अक्षांश रेखाओं का उत्तर में भी दक्षिण में समान है, 1 से लेकर 90 तक है उत्तर में भी, और दक्षिण में भी 1 से लेकर 90 तक डिग्री के रूप में कोणीय मान है। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और पूर्ण वृत्त बनाती है, इसलिए इन्हें समानांतर रेखा भी कहा जाता है। जो अक्षांश रेखाएं खींची जा रही हैं ये अक्षांश रेखा ये समानांतर एक दूसरे के समान होगी, और जो वृत्त के पीछे की ओर घूमकर पूरे के वृत्त का निर्माण करती है, कंप्लीट सर्कल बनाती है। पूर्ण वृत्त यानी ये कंप्लीट सर्कल बनाती है। इसलिए ये फैक्ट याद रखना कि जो अक्षांश रेखा है वो एक दूसरे के समानांतर होती है, लेकिन जो देशांतर रेखा है वे एक दूसरे समानांतर नहीं होती। वे जैसे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे प्रधान माध्यान्ह रेखा भी कहते हैं, उसकी ओर तो लंबाई इनकी बढ़ती जाती है, लेकिन जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं की लंबाई जो घटती जाती है। लेकिन जो ये अक्षांश रेखा चाहे ध्रुव की ओर हो या भूमध्य रेखा की ओर, इनकी लंबाई जो है वो अब इनके बीच की चौड़ाई वह समान रहती है, इस बिल्कुल सेम सर्कल बनाती है, इसलिए इन्हें अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा 1-1 डिग्री के अंतर में खींची गई है, इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर है। जो अक्षांश रेखा है 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची गई है, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर अगली जो रेखा होगी 1 डिग्री, दूसरी 2 डिग्री, तीसरी 3 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक है। और एक जो दो रेखा अक्षांश रेखाएं एक और दो के जो बीच में जो डिफरेंस है वो है 111.13 किलोमीटर का। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। जो अक्षांश रेखा उनके बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध तुमने सुना होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। ये क्या है ये सब मैं बताऊंगा ये कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में। लिए दो अक्षांश रेखा के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर घूमकर वृत्त बनाती है, उसे अक्षांशीय वृत्त कहते हैं। ये वृत्त समान नहीं होती। जो अक्षांश रेखाएं होती है वे तो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे समानांतर, लेकिन जो अक्षांश रेखा जो वृत्त बनाती है वो एक समान नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे ये अक्षांश रेखा खींची जा रही है, सबसे बड़ा वृत्त ये बनाएगी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा वृत्त बनेगा, फिर चारों तरफ घूमकर सबसे छोटा वृत्त यहाँ आकर बनेगा। तो ये वृत्त जो समान नहीं होते, लेकिन जो अक्षांश रेखा है वो समान होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बनाती है, इसके बाद वृत्तों की लंबाई घटती जाती है। जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23 डिग्री, 90 डिग्री तक। ये 0 डिग्री, इसके नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अंदर 90 डिग्री तक। जो सबसे बड़ा वृत्त बनाएगी वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा बनाएगी। उसके बाद जो वृत्त बनेगी 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 90 डिग्री तक, या फिर उत्तर की ओर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री तक वो घटते जाएंगे कि छोटे होते जाएंगे। पृथ्वी चारों तरफ घूम के वृत्त बना रही है, ऐसे वृत्त बनाएगी तो सबसे बड़ा वृत्त जो वृत्त बनाएगी वो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, वो बनाती है। अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179 है, क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखा है एक बिंदु के रूप में है। जो वृत्तों की जो संख्या है वो 179 है। क्यों? कि एक वृत्त 0 डिग्री देशांतर रेखा ने बना दिया तो इसके ऊपर 90 वृत्त बनेंगे, तो ये हो गए 91, और 90 नीचे की ओर है तो ये कुल हो गए 181
181 181 वृत्त हो गया। लेकिन जो 90 डिग्री यहाँ रेखा ये है, जो 90 डिग्री रेखा ये उत्तर में ये है, दक्षिण में ये सर्कल नहीं बनाते बल्कि एक बिंदु के रूप में है, ऐसे बिंदु के रूप में। तो इसे कई बार वृत्त नहीं माना जाता, इसलिए अक्षांश कह दिया जाता है कि अक्षांश रेखाएं 179 वृत्त बनाती हैं, अक्षांशीय वृत्त बनाती हैं। अक्षांशीय रेखा को डिग्री में मापा जाता है, जो अक्षांशीय रेखा है उनको डिग्री में मापा जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री उत्तर तक और नीचे ऐसे 90 डिग्री दक्षिण तक। अक्षांश रेखा पृथ्वी की स्थिति और जलवायु क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध आदि को समझने में मदद करती है। जो अक्षांश रेखा है वो ये बताती है कि कहाँ पर कौन सी जलवायु है, क्योंकि जैसे तुम ये आगे मैं डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, लेकिन यहाँ बताता हूँ 23.5 डिग्री और 0 डिग्री और 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों जो बीच में है ये भाग है जो इसे हम कहेंगे उष्णकटिबंध। क्यों कहेंगे कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 23.5 डिग्री उत्तर जो कर्क रहेगा इसके बाद सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ेगी, और 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है मकर रेखा इसके बाद भी सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ेगी, बिल्कुल तिरछी पड़ेगी, बल्कि इस भाग में जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। इससे ऊपर जब जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है लेकिन सूर्य निकलता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। लेकिन ध्रुव की ओर जाएंगे तो ध्रुव की सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पड़ती, यहाँ पर जो 10 से 12 महीने जब बर्फ़ पड़ती रहती है, और जब इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध ये याद रखना। इसके बारे में डिटेल से मैं जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं तुम्हें कंप्लीट बताऊंगा ये क्या होता है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। ये रेखाएं पृथ्वी किसी स्थान की सटीक स्थिति यानी लोकेशन बताने और विभिन्न स्थानों के बीच तापमान के अंतर को समझने में मदद करती है। जो अक्षांश रेखाएं किसी जगह पर कौन सी जगह कहाँ पर है तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। जैसे कि भारत में जैसे कि हम दिल्ली में हो, हम दिल्ली में जो से अक्षांश रेखा गुजर रही है तो हम बता सकते हैं कि मैं 0 इस डिग्री अक्षांश रेखा के पास हूँ। जैसे कि कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम होती हुई जाती है। तो हम ये बता सकते, अगर किसी को नाम ना पता हो कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मगर ये कहेंगे कि हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा के पास रहते हैं, तो आदमी आसानी से समझ जाएगा कि हाँ ये कहाँ की बात कर रहा है। तो ये किसी जगह की लोकेशन बताती हैं और विभिन्न स्थानों के तापमान के अंतर को समझने में मदद करते हैं कि ये भी बताती है कि कहाँ पर कौन सी जलवायु है, कहाँ पर उच्च तापमान मानना है। 23.5 डिग्री के बीच में जो उच्च तापमान रहेगा, 23.5 डिग्री के बाद थोड़ा कम तापमान रहेगा, और जब 90 ध्रुवों के पास 90 डिग्री के पास जब जाएंगे तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी, ठंडा मौसम रहेगा। तो ये बताती है कहाँ पर कौन सा क्लाइमेट है, कौन से जलवायु है, कहाँ पर कौन सा तापमान है। तो ये 2 चीज़ बताती है, एक तो लोकेशन बताएगी, दूसरा तापमान या क्लाइमेट के बारे में बताएंगे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि कर्क रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और विषुवत रेखा इक्वेटर, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। इसके बारे में तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले विषुवत रेखा। विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। ये विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी बिल्कुल केंद्र में पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। एक काल्पनिक अक्षांश रेखा, सारी रेखा काल्पनिक है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसी रेखा ही नहीं, लेकिन हम कल्पना के लिए, मानने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे एक रेखा है। मनुष्य ने अपना बना रखा, हमने अपना समझने के लिए रेखा है, लेकिन ऐसी कोई रेखा जमीन पर नेचुरल नहीं हमने बनाई हुई है, इसलिए काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में बांटती है, और ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा है। इसकी लंबाई 4075 किलोमीटर, जो विषुवत रेखा है इसकी जो लंबाई है वो 4075 किलोमीटर है। इस पर वर्ष में 2 बार सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछा जा सकता है। कर्क रेखा के बारे में कई बार पूछा गया 2025 में, तो इस वक्त पर ही पूछा जा सकता है 21 मार्च और 23 सितंबर को किस रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है। तो वह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये एक ही नाम है इनका। इसे भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच
भूमध्य पृथ्वी के बीच से गुजरती है, इसलिए भूमध्य रेखा क्या कहा जाता है। और इसकी जो कोणीय मान है वो 0 डिग्री है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। वर्ष इस रेखा पर कोणीय मान 0 है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं ये पता लग गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, क्यों कहते हैं ये पता लग गया। अब वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर दिन व रात लगभग बराबर होते हैं। इस घटना को विषुव कहते हैं। यह घटना इस रेखा के कारण होती है, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वर्ष में एक साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये यहाँ पर 23 लिखना भूलेगा तो 23 लिखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात में बराबर हो जाते हैं, रात भी 12 घंटे का और दिन भी 12 घंटे का होगा, तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। और ये दोनों घटना जो विषुव घटना है यो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के कारण ही होती है, तो इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा भी कह दिया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। पहला भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, भूमध्य रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। भूमध्य भूमि के मध्य से बीच से, पृथ्वी के बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका कोणीय मान 0 है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा इस पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, जिससे कि दिन और रात बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है, तो इस स्थिति को विषुव कहते हैं। इसलिए इस घटना के कारण इस रेखा को विषुवत रेखा कह दिया जाता है। इसलिए इस बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम्हें। यह रेखा 13 देशों से गुजरती है। जो विषुवत रेखा है दुनिया के 13 देशों से गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने का है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, यानी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इसके इक्वाडोर एक देश है और कोलंबिया और ब्राज़ील इसके 3 देशों से गुजरती है। और अफ्रीका के साओ टोम प्रिंसिप एक देश है, गेबोन, कांगो गणराज्य, ये अलग है, कांगो देश अलग है, कांगो गणराज्य देश अलग है। कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया ये यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका के 1 2 3 4 5 6 7 अफ्रीका के 7 देशों गुजरती है। साओ टॉम्स प्रिंसिप, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और एशिया के मालदीव जो भारत के दक्षिण में, इंडोनेशिया और किरिबाती एक आइलैंड है, किरिबाती से ये जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो दुनिया के 13 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखना। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये इन देशों से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कांगो नदी कौन सी नदी, दो स्टेटमेंट है। कांगो नदी विषुवत रेखा 2 बार काटती है, सही है गलत है। विक्टोरिया झील से गुजरती है, विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है, ये पूछ लेगा। दोनों स्टेटमेंट देगा, पूछ लेगा सही है या गलत है एनालिसिस करने के लिए। तो जो विषुवत रेखा याद रखें, कांगो नदी जो है अफ्रीका की, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो विषुवत रेखा है ये विक्टोरिया झील से भी गुजरती है, यह विक्टोरिया झील से भी गुजरती है। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये तो हमारी यहाँ तो गई विषुवत रेखा। दूसरी जो महत्वपूर्ण हमारी अक्षांश रेखा है वो है कर्क रेखा। यह भी एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा भी काल्पनिक रेखा है। इन्होंने कल्पना की हुई है कि ये पृथ्वी पर कोई नेचुरल लाइन नहीं है, बल्कि उन्हें बनाई हुई है मनुष्य ने अपनी सहायता के लिए, अपने हेल्प के लिए। तो ये भी एक काल्पनिक रेखा है। इसका कोणीय मान 23.5 डिग्री अक्षांश है। 23.5 डिग्री पर जो है जो रेखा उसे कर्क रेखा कहते हैं। उत्तर में इसी तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जो ये कर्क रेखा है इसी तक जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुई। इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री ये काली वाले का है ना, 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं तक जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसके बाद जो सूर्य की किरणें लंबवत यानी सीधी नहीं पड़ती, तो यहाँ पर जो गर्मी का प्रभाव कम होता है और यहाँ इसके अंदर जो है गर्मी का प्रभाव ज़्यादा हो। तो उत्तर में सिर्फ कर्क रेखा तक जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और यहीं 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए यहाँ तक ये सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी। इससे आगे सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती है, तिरछी। इस पर 21 जून को किरणें लंबवत पड़ती है, इसके बाद दक्षिण की ओर बढ़ने लगती है। जो ये कर्क रेखा है इस तक जो है 21 जून को यहाँ से सूर्य की किरणें जाएंगी इधर ऐसे, तो 21 जून के 23.5 डिग्री पर जाकर
सीधी पड़ेंगी, बिल्कुल सेंटर में सीधी पड़ेंगी और फिर आगे नहीं बढ़ेगी, फिर ये वापस लौटने चालू हो जाएंगी, फिर ये वापस लौटने चालू हो जाएंगी और इससे आगे जो पड़ेगी वो तिरछी पड़ेगी, सीधी नहीं पड़ेगी। तो 21 जून को सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ते हैं। ये प्रीलियम से पूछा जा चुका है कि 21 जून को किस रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, तो ये था कर्क रेखा। इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर है। जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसकी जो लंबाई है 36,788 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध का वह स्थान है जहाँ किरणें वर्ष में एक बार 21 जून को सीधे पड़ती है। जैसे मैं बताया था मैंने तुम्हें कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी पूरी बॉल की तरह नहीं बल्कि टेढ़ी, हल्की पृथ्वी हल्की टेढ़ी है और 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो सूर्य किरण है, जो कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है 23.5 डिग्री, यहीं तक की सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ेंगी, इससे आगे सीधी नहीं पड़ेगी बल्कि तिरछी पड़ेगी और फिर यहाँ से वापस लौटने चालू हो जाती है। तो यही वह 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी, उसके बाद जो है सूर्य किरणें वापस आनी चालू हो जाती है। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है अभी मैंने बताया विषुवत रेखा, ये 13 देशों से गुजर रही थी, जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मालदीव से, अफ्रीका के देशों से, मालदीव से, इंडोनेशिया से, किरीबाती से, ऐसे ही जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा ये पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है। तो ये जो कर्क रेखा है ये 17 देशों से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके मैक्सिको, बहामास 2 देशों से, और अफ्रीका के पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, ये अफ्रीका के देश थे। और एशिया के सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसे कहा जाता है, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये 17 देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना वाली चीज़ ये रखना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि ऊपर लिख देगा कि प्रीलिम्स में कि कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, और नीचे जो 4-5 देश दे देगा और एक देश जो गलत दे देगा और फिर कहेगा कि कौन सा सही है। तो ये स्टेटमेंट इस प्रकार के यूपीएससी जो है वो आप पूछने लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। तो कर्क रेखा जो है 17 देशों से गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। यह है यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 17 देशों से गुजर रही थी। लेकिन जो भारत एक देश है, इसके जो है उस 8 राज्यों से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से सबसे पहले, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। इसे भारत में महानदी 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। जो ये कर्क रेखा है इसे भारत में जो है मध्य प्रदेश में और गुजरात में माही नदी काटती है। माही नदी जो है ये बहती है गुजरात, मध्य प्रदेश से गुजरात में जाती है, गुजरात से जो है फिर ये अरब सागर में गिर जाती है। नदी वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें इंडियन ज्योग्राफी में, तब बताऊंगा तुम्हें। तो ये है माही नदी जो है मध्य प्रदेश को में और गुजरात में इसे 2 बार काटती है इस रेखा को। और विषुवत रेखा को कौन सी नदी काट रही थी? विषुवत रेखा को कांगो नदी काट रही थी। यह उष्णकटिबंध की उत्तरी सीमा बनाती है। इस क्षेत्र में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जो ये कर्क रेखा है ये उष्णकटिबंध दिखा था ना मैंने, उष्णकटिबंध ये रहा उष्णकटिबंध। ये कर्क रेखा ये उष्णकटिबंध की उत्तरी सीमा बनाती है, यानी यहाँ तक जो है ये उष्णकटिबंध है, यानी तापमान ज़्यादा है और आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इससे नीचे नीचे, इससे ऊपर जो है कर्क रेखा के ऊपर कोई ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती, ना तापमान बढ़ता जाता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं क्योंकि इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे दिन सबसे लंबा और रात छोटी होती है। 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी तो यहाँ पर जो देश है वहाँ पर जो दिन है वो सबसे लंबा हो जाएगा और रात जो है छोटी हो जाएगी, और इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। तो ये कर्क रेखा के बारे में हमारा था। क्लास जो थोड़ी सी स्पीड से चल रही है, तुम इसे थोड़ा स्लो मोशन करके देख लेना। दूसरी जो हमारी रेखा है वो मकर रेखा है।
ये क्लास मैं स्पीड से इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे है ना इथिक्स क्लास लेनी है और टाइम जो बचा नहीं है मेरे पास, मुझे और भी काम है। तो इसके बाद इथिक्स क्लास लेनी है, इसलिए थोड़ी स्पीड से बढ़ा रहा हूँ चैप्टर। तो अपना स्लो करके देख लेना बाद में वीडियो को। मकर रेखा, ये मकर रेखा ये भी एक काल्पनिक रेखा है। ये अभी हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा है। ये तो कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, ये पूरी पृथ्वी है। इसमें 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये दोनों सेम रेखा है, समतुल्य रेखा। नहीं जैसे जो विशेषता है इसकी वही विशेषता इस मकर रेखा की है। तो ये मकर रेखा ये भी एक काल्पनिक रेखा है, यानी ये भी एक कल्पना की मनुष्य द्वारा बनाई गई है। कोई ऐसी कोई रेखा हमने खींच रखी है दुनिया में, पृथ्वी पर या विश्व पर, लेकिन कल्पना करते हैं कि यहाँ से जो यहाँ पर एक मकर रेखा है। इस एक का कोणीयमान 23.5 डिग्री दक्षिण साउथ है, यानी जो मकर रेखा है इस ये भी 23.5 डिग्री और कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री थी, लेकिन कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री के दक्षिण में। दक्षिण में इसी तक सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है। जो मकर रेखा है ये तुम्हारी मकर रेखा, यहीं तक सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इसके बाद जो सूर्य किरणें सीधी नहीं पड़ती। कर्क रेखा पर यहाँ तक सूर्य किरणें सीधी पड़ रही थी और मकर रेखा पर सूर्य किरणें यहाँ तक सीधी पड़ रही है, इसलिए कहा जाता है दोनों समतुल्य रेखा है, समान रेखा है। इस पर 22 दिसंबर को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसके बाद किरणें उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं। जो ये मकर रेखा है इस पर 22 दिसंबर को, कर्क रेखा पर 21 जून को और विषुवत रेखा 0 डिग्री दिसंबर रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को। और जो ये मकर रेखा है इस पर जो है 22 दिसंबर को सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसके बाद जो है वो उत्तर की ओर बढ़ने लग जाती है सूर्य किरणें, और यहाँ पर तो हल्की फुल्की तिरछी रेखा आती है, तिरछी किरणें आती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब के बाद 2025 में ये पूछा जा चुका है कि ये मतलब 21 जून को किस रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती है, तो कर्क रेखा था। तो अब के बार आइंदा भविष्य में फ्यूचर में तो अब की बार जो पूछने संभावना है या तो विषुवत रेखा के बारे में पूछेगा या फिर मकर रेखा के बारे में पूछेगा। तो याद रखना कि 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर सीधी बढ़ती है। इसकी लंबाई 36,788 किलोमीटर है। जितनी लंबाई कर्क रेखा की है उतनी ही लंबाई मकर रेखा की है, 36,788 किलोमीटर। यह जो ये मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ये दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली, अफ्रीका के 3 देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली से गुजरती है। और अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप वो देश है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। जो मकर रेखा है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशों से गुजरती है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ है। यूपीएससी प्रीलिम्स से अक्सर ऐसे सवाल पूछती रहती है कि ऊपर क्वेश्चन दे देगी मकर रेखा गुजरती है, नीचे 7-8 देश का नाम दे देगी और दे देगा यूपीएससी, और उसके बाद एक देश का नाम गलत दे देगी और फिर पूछेगी किन देशों से गुजरती है। तो ये याद रखने की कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है और जो मकर रेखा किन देशों से गुजरती है। और साथ ही सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी किस दिन पड़ती है, 21 जून को कर्क रेखा पे पड़ेगी। और जो है 21 जून की नहीं, 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है वो विषुवत रेखा पर पड़ेगी वो सूर्य किरणें लंबवत, और 21 जून को जो है वो कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। और मकर रेखा पर को पड़ेगी सूर्य किरणें 22 दिसंबर को। तो ये 2 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी याद रखना कि कौन सी रेखा कौन सी नदी काटती है। तो ये जो मकर रेखा इसे लिम्पोपो नदी काटती है। ये क्या नाम है इसका, हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें एक देश है, उसमें अफ्रीका महाद्वीप में एक जो महाद्वीप है इसमें लिम्पोपो नदी बहती है, ये इसे मकर रेखा को काटती है। तो विषुवत रेखा को काटने वाली नदी कांगो नदी है, और कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है वो भारत में माही नदी है, और जो मकर रेखा को काटती है वो जो नदी है वो लिम्पोपो नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखने की जरूरी है। मकर रेखा पृथ्वी को उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में विभाजित करती है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, जिस तरीके से ये मकर रेखा है इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो उष्णकटिबंध कहलाएगा, और जो हल्का थोड़ा सा नीचे समशीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। हल्की फुल्की जो गर्मी पड़ती है पूरी जो ठंड पड़ती है। उसके बाद तो यहाँ पर अंटार्कटिका ही आ जाता है। अंटार्कटिका में तो शीत कटिबंध है, यहाँ पर तो सूर्य नाम मात्र के मतलब वो मनुष्य ही नहीं रहते हुए तो वो रिसर्च करने के लिए और स्टेशन बनाकर रहता है। तो मकर रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंध और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध है।
कर्क रेखा के ऊपर में उपोष्ण कटिबंध कह दो या समशीतोष्ण कटिबंध कह दो। ये मान लो तुम ये 60 डिग्री तक, 45 डिग्री तक, 45 30 डिग्री तक, और यहाँ पर मकर रेखा 45 या 30 डिग्री तक जो है वो समशीतोष्ण कटिबंध होता है, और उत्तर में वो उष्ण कटिबंध। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है और उत्तर भारत में सर्दी का प्रतीक है। 22 दिसंबर को जो है मकर संक्रांति आती है। इसका जो कारण है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य किरण सीधी पड़ती है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है मकर संक्रांति का, कि दक्षिण गोलार्ध में जो गर्मी पड़ेगी और उत्तर भारत में जो सर्दी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर्दी और गर्मी, ये क्लाइमेटोलॉजी में तुम्हें विस्तार से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मकर रेखा है इस पर 22 दिसंबर को सूर्य किरण सीधी पड़ गई, अभी ये उत्तर की ओर चलना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर दक्षिण में जो है यहाँ गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, दक्षिण में जो है यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी, और जो उत्तर की ओर जाएगी सूर्य किरण सीधी पड़ती जाएगी, तो इस क्षेत्र में उत्तर की ओर तो यहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। यानी भारत, जहाँ भारत ऊपर उत्तर की ओर, यहाँ पर तो गर्मी पड़ेगी, और जहाँ से जाएगी यहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। क्लाइमेटोलॉजी में बहुत विस्तार से बताऊँगा, बहुत अच्छी तरीके से। तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है और उत्तर भारत में सर्दी का प्रतीक है। सूर्य गलत लिखा हुआ है मैंने, स्टेटमेंट थोड़ा गलत हो गया है। दक्षिण गोलार्ध में जो गर्मियों की शुरुआत का प्रतीक है, क्योंकि अभी उत्तर की ओर बढ़ेगी तो दक्षिण में जो पृथ्वी का दक्षिण का हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है गर्मी पड़ेगी। उत्तर भारत में जो है वो गर्मी, यहाँ पर उत्तर भारत में जो गर्मी पड़ेगी वहाँ पर सर्दी हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया, मतलब गर्मी है, ये गर्मी है, और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर हो जाएगा सर्दी, ये सर्दी। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, सूर्य किरणें उत्तर की ओर बढ़ने लग जाएगी, तो यहाँ पर सर्दी शुरू हो जाएगी, और जहाँ उत्तर की ओर सूर्य किरणें जाएंगी तो वहाँ पर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। ये 22 दिसंबर के बाद होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कर्क रेखा के समतुल्य है, यानी जैसी भूमिका कर्क रेखा के उत्तर में है, ऐसी दक्षिण भारत में भूमिका मकर रेखा की, इसलिए समतुल्य रेखा कह दिया जाता है। चौथी जो हमारी इंपॉर्टेंट रेखा वो आर्कटिक रेखा है, जो 66.5 डिग्री रेखा है। ये उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये जो हमारा ये जो उत्तरी गोलार्ध है हमारे 0 डिग्री ऊपर से, तो यहाँ पर जो रेखा है यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर नॉर्वे देश है, नॉर्वे देश से गुजरती है, नॉर्वे देश के हाँ नॉर्वे देश से गुजरती है, यहाँ आर्कटिक सागर भी है। तो ये 66.5 डिग्री अगर रेखा है तो उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक सागर से गुजरती है। इसके उत्तर में शीत कटिबंध तथा दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध दक्षिण का भाग है। जो आर्कटिक रेखा है इसके उत्तर में शीत कटिबंध आ जाएगा। यहाँ पर 10 से 12 महीने पूरे साल कहें यहाँ पर सूरज दिखता ही नहीं है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है, और दक्षिण में जो है सूरज दिखता है छिपता है, दिखता है छिपता है। तो क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें जो तिरछी पड़ती हैं। ये आर्कटिक सागर से गुजरती है, जो आर्कटिक रेखा वो आर्कटिक सागर से गुजरती है। इसका कोणीय मान कितना है, 66.5 डिग्री है। दक्षिण में जो इंपॉर्टेंट रेखा हमारी अंटार्कटिका रेखा है। ये तो उत्तर में तो आर्कटिक रेखा गई, और दक्षिण में जो मकर रेखा के बाद जो रेखा शुरू होगी इंपॉर्टेंट रेखा तो बहुत है, 1 से लेकर 90 तक है, लेकिन इंपॉर्टेंट रेखा बता रहा हूँ मैं तुम्हें जो हमारे पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंटार्कटिका रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री पर जो रेखा है वो अंटार्कटिका रेखा है मकर रेखा के बाद। इसके बाद शीतोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है, सॉरी शीत कटिबंध शुरू हो जाता है। जो अंटार्कटिका वहाँ पर पूरे बर्फ ही बर्फ है, तो उसे शीत कटिबंध कहेंगे, हम बर्फ ही बर्फ पड़े ठंड रहती है, शीत कटिबंध कहेंगे इसे। कटिबंध क्या है, अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहेंगे। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को कटिबंध कहेंगे, या 10 अक्षांश रेखाओं के जो बीच का भाग है उसे कटिबंध ही कहेंगे। यहाँ पर मानव निवास नहीं है, अंटार्कटिका में मानव निवास नहीं है, मानव नहीं रहता। यहाँ रिसर्च के लिए स्टेशन बनाकर रहता है। अगर कोई विज्ञान यहाँ पर रहते भी हैं तो रिसर्च करने के लिए बैठते हैं, और वो स्टेशन बना लेंगे जिससे कि सर्दी न लगे, खून न जमे, और बहुत भारी भरकम कपड़े पहनते हैं, और फिर जो है यहाँ पर रिसर्च के लिए स्टेशन बनाकर रहते हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखा जो पूरी हो गई, अक्षांश रेखा हमारी कंप्लीट हो गई। अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट रेखा है वो है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा देश जो अक्षांश रेखाएं थी वो पूर्व से पश्चिम कहते हैं या पश्चिम से पूर्व कहते हैं, वो ऐसे खींची जाती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। लेकिन जो देशांतर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव, या यूँ कहे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। ये पूर्व से पश्चिम खींची जाएगी, ये पश्चिम से पूर्व खींची जाएगी, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है दक्षिण देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है पॉइंट है, और ये दक्षिणी ध्रुव का पॉइंट है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं।
यह रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। जो ये देशांतर रेखा है पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी यहाँ से या नीचे की ओर उत्तर से दक्षिण को खींची जाती हैं। यह रेखाएं पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व में बांटती हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तर दक्षिण में बांट रही थी, लेकिन देशांतर रेखा जो है वो पृथ्वी को पूर्व पश्चिम में बांटेगी। ये अगर एक रेखा खींचती है तो इसके इधर का भाग तो पूरा हो जाएगा और इधर का भाग जो है सॉरी इधर का भाग तो पश्चिम हो जाएगा और इधर का भाग जो है वो पूरा हो जाएगा। देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक खींची जाती हैं और पूर्व पश्चिम में यानी 180 डिग्री 180 जो देशांतर रेखा है वो तो होगी पूर्व में और 180 देशांतर रेखा जो है वो पश्चिम होगी। तो कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखा कितनी होगी 360 होगी और अक्षांश रेखा वे 181 होगी क्योंकि 90 उत्तर में खींची जाएगी 90 दक्षिण में खींची जाएगी। ये 180 क्यों होगी और वो 90 में क्यों होगी, इसका मतलब ये है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी एक ही रेखा पृथ्वी चारों ओर मिलकर एक गोला सर्कल बना लेती है। एक ही रेखा चारों तरफ घूम रही है। लेकिन जो ये देशांतर रेखा है ये उत्तर से दक्षिण खींची जाएगी, ये आर पार नहीं होती है। इधर अलग दक्षिण देशांतर रेखा तो पृथ्वी परली साइड वहाँ पर एक अलग देशांतर रेखा है। तो कुल पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं, 180 इधर की साइड और 180 उधर की साइड। लेकिन अगर वो अक्षांश रेखा क्या है, अक्षांश रेखा जो पूरी है ये पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। एक ही रेखा पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसकी यहाँ 90 होगी और इसके इधर दक्षिण में 90 होगी। तो कुल होगी 180 हो जाएगी और एक ही 181 जो है अक्षांश रेखा हो जाएंगी। लेकिन जो देशांतर रेखाएँ हैं वो इधर 180 खींची जाएगी और पृथ्वी परली साइड वहाँ पर 180 रेखाएँ होंगी। तो 180 कुल जो रेखा हो जाएंगे 360 रेखा हो जाएंगी। तो देशांतर रेखा 360 है, ये याद रखना। ये रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती क्योंकि आगे पीछे अलग अलग रेखाएं होती हैं। ये लोग ये अगर विद्यार्थी ने समझाया तो वही बात कहते हैं इन्होंने कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो वृत्त नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपरली साइड ये तो इधर का हिस्सा दिख रहा है, इसके जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर भी 180 रेखाएं होंगी और इधर भी 180 रेखाएं हैं। इसलिए यहाँ से शुरू होगी और उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी दक्षिण ध्रुव पर जाकर खत्म हो जाएगी, बल्कि पार नहीं होगी। उत्तरी ध्रुव से शुरू होगी दक्षिण ध्रुव तक खत्म हो जाएगी, एक रेखा पूरी बन जाएगी। तो कुल पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं और वृत्त नहीं बनाती। देशांतर रेखाएं एक डिग्री के अंतर पर खींची जाती है। जिस तरीके से अक्षांश रेखाएं के बीच में जो रेखाएं थी वो 1 डिग्री पर खींची जाती थी, ऐसे 360 देशांतर रेखाएं हैं वो 360 डिग्री पर खींची जा रही है। लेकिन अक्षांश रेखाएं जो 1 डिग्री पर 180 अक्षांश रेखा 180 है और देशांतर रेखाएं जो है वो कितनी है वो 360 है। 1 डिग्री पर अंतर खींची जा रही है। यानी 1 से लेकर 90 तक अक्षांश रेखा हो गई, वहीं 1 से लेकर 180 तक वहाँ देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। देशांतर रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा के पास होता है। जो देशांतर अक्षांश रेखा होंगी उनके बीच की दूरी समान होगी हर जगह पर, कितनी है 111.13 किलोमीटर। लेकिन जो देशांतर रेखा है उनके बीच की दूरी है जो है भूमध्य रेखा के बाद, यह विषुवत रेखा के बाद जो है भूमध्य रेखा नहीं, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके बाद जो है इनके बीच की दूरी घटती जाती है और सबसे अधिक जो दूरी रहेगी वो रहेगी सबसे अधिक जो दूरी भूमध्य रेखा के पास रहेगी, उसके बाद जो घटती जाएगी। कितनी दूरी रहेगी 111.32 किलोमीटर। फिर जो भूमध्य रेखा के पास जो है ये दूरी घटती जाएगी, इसके बाद इनकी दूरी घटती जाती है, यानी ये समानांतर रेखा नहीं है, एक दूसरे के करीब आती हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के सेंटर में आएंगी तो ये दूसरे से दूर रहेंगी और पृथ्वी के सेंटर से दूर जाती जाएंगी तो इनके बीच की दूरी जो है वो कम होती जाएगी। और सबसे अधिक दूरी जो है भूमध्य रेखा के पास 111.32 किलोमीटर है। उसके बाद जो अलग अलग होती है वो हम माप नहीं सकते उसे। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग या क्षेत्र को गारे कहते हैं। जो दो देशांतर रेखाएं हैं ये इनके बीच के जो भाग है इसे हम कहेंगे गारे। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते थे कटिबंध। दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग क्षेत्र को गारे कहते हैं। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के पूर्व पश्चिम की कोणीय दूरी को मापने के लिए खींची जाती है। ये रेखाएं सटीक स्थान बताने तथा समय के निर्धारण में महत्वपूर्ण होती हैं। जो देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर खींची जाएंगी और अक्षांश रेखाएं उत्तर में और दक्षिण में खींची जाएगी। और जो देशांतर रेखाएं हैं ये किसी जगह का स्थान को बताने के लिए खींची जाती है और समय के निर्धारण के लिए, समय टाइम सेट करने के लिए कितना टाइम हो रहा है तो उसके लिए भी ये देशांतर रेखा जो का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो तो मैं अलग से बताऊंगा, अलग से वीडियो बना के।
जीपीएस यानी स्थान का पता लगाने के लिए जीएमटी यानी समय निर्धारण में सहायक होती है। जीपीएस जीएमटी में जो है, जीपीएस क्या किसी स्थान का पता लगाने के लिए जीपीएस की जो होता है, और जीएमटी के समय क्या समय हुआ तो जीएमटी का पता लगता है। तो जीपीएस और जीएमटी में जो है वो देशांतर रेखाओं का यूज किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो देशांतर रेखा वो एक प्रधान माध्यम रेखा या प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो है प्रधान माध्यम रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्यम रेखा कहते हैं। ये जो जीरो जो बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये पृथ्वी को पूर्व पश्चिम में बांटती है। पृथ्वी को जो ये मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से जो एक रेखा खींच दी गई 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये पृथ्वी को पश्चिम और पूर्व पश्चिम में बांटती है। ये ग्रीनविच लंदन रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। जो ये प्रधान माध्यम रेखा जो इंग्लैंड जो है ब्रिटेन भी कहते हैं, जैसे उसके जो एक लंदन जो शहर, लंदन एक सिटी है, उसमें से ग्रीनविच एक शहर है उसका, तो ग्रीनविच से गुजरती है। यहाँ पर रॉयल ऑब्जर्वेटरी है तो यहाँ से गुजरती है। प्रधान माध्यम रेखा लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, याद रखना। ये रेखा समय मापने का आधार है, यानी यहाँ की तारीख बदलने से पूरी विश्व की तारीख बदल जाती है। जो प्रधान माध्यम रेखा है ये टाइम के लिए यूज होती है, कि मतलब समय मापने के लिए यूज होती है। अगर ये इस रेखा पर समय बदल गया, मान लो कि लंदन में जो रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहाँ पर अगर 4 बज गए तो पूरी दुनिया में 4 बज जाएंगे। अगर वहाँ पर 5 बज रहे हैं तो पूरी दुनिया में 5 बजेंगे। तो उन्हें इस रेखा को मानकर पूरी दुनिया में टाइम का जो है टाइम सेट किया जाता है। ये रेखा 8 देश से गुजरती है। तो प्रधान माध्यम देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, वो 8 देशों से गुजरती है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। ये जो है 8 देशों और एक महाद्वीप अंटार्कटिका से जो है गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज़ें याद रख लेना कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान माध्यम रेखा है वो जो 8 देशों से गुजरती है। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट रखना। अब ये प्रधान माध्यम रेखा कैसे बनी, इसका एक इतिहास है जो तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर तुम्हें लिख दिया इतिहास थोड़ा सा शॉर्ट में। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की रुचि नक्षत्र यानी एस्ट्रोनॉमी में थी। यानी ये मान लो तुम पहले जो है यूरोप था, यूरोप में पुनर्जागरण के बाद, पुनर्जागरण क्या है जब तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुनर्जागरण क्या है। बस अब इतना समझ लो कि यूरोप में एक समय जो है वैज्ञानिक काल था, यानी लोग विज्ञान में बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, यूरोप में जो है वो धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग चर्च के मामलों में और धर्म में उलझ गए और विज्ञान को जो भूल गए। और फिर दोबारा फिर जब विज्ञान काल आया, साहित्य और कला और जो है विज्ञान खोजें होने लगी, तो उसके जो वो समय आया उसे पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण के बाद क्या हुआ कि लोगों की अलग अलग चीज़ों में रुचि होने लगी। यूरोपीय जो है वो अन्य देशों की खोज में निकल पड़े। कोई जो है घरों की खोज कर रहा है, कोई जो है नई नई चीज़ों की खोज कर रहा है, नई नई बाप का इंजन बन गए, टेलीफोन बन गए, तार बना दिए इन्होंने। मतलब इसमें जो है जितनी भी चीज़ें पुरानी है, हवाई जहाज वगैरह है, ये जो है ये यूरोपियों की देन है। यूरोपियों में जो है पुनर्जागरण के बाद जो है वो इनोवेशन शुरू हुआ, आविष्कार शुरू हुआ। तो उस समय जो है एक राजा हुआ करते थे इंग्लैंड में, जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। इनकी जो रुचि थी, इनकी मतलब इंटरेस्ट था इनका एस्ट्रोनॉमी में था। यानी एस्ट्रोनॉमी यानी पृथ्वी पर से ऊपर जो सौर मंडल है उसमें जो ग्रह हैं उनमें ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे बने हैं, इसमें एक रुचि थी कि पता लगा जाए कि कितने ग्रह हैं, हमारे पृथ्वी के अलावा कोई और भी प्लेनेट है, धरती है या नहीं है। तो इसमें इनकी रुचि थी। तो इन्होंने लंदन के शहर ग्रीनविच में रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी रिसर्च स्टेशन की स्थापना की, क्योंकि यह खाली ज़मीन और साफ मौसम रहता था। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी रुचि तो इन्होंने देखा कि इंग्लैंड में एक जगह है लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, तो यहाँ पर जो साफ मौसम रहता था और ज़मीन भी खाली थी। आज अगर तुम लंदन जाओगे तो वहाँ पर अगर देखोगे तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो उस समय जो चार्ल्स द्वितीय के राजा थे, करीब 16वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय जो है खाली ज़मीन थी और बिल्कुल साफ़ मौसम रहता, ना तो यहाँ पर ये कोहरा तो भी पड़ता गया तो उस वक्त तो जो है पर पोल्यूशन था ही नहीं इतना, तो वहाँ साफ़ मौसम रहता था और ना ज़्यादा, और रात को भी साफ़ मौसम रहता था। तो इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च स्टेशन बना दिया, जिससे कि ग्रहों की यानी ये मान लो तुम जो सौर मंडल है उसके बारे में रिसर्च हो सके।
तो यहाँ इन्होंने दूरबीन लगा दी, जिससे ग्रहों को देखा जा सकता था। यहाँ दूर दूर से लोग आने लगे, यह स्थान प्रसिद्ध हो गया। तो इन्होंने जब रिसर्च स्टेशन बना दिया यहाँ पर, तो एक दूरबीन लगा दी बहुत बड़ी, कि साफ मौसम रहता था तो चांद सितारे को आसानी देख सकते थे। तो ये दूरबीन लगाई, दूरबीन से और ज़्यादा बड़ा नजर आएगा। ये जो प्लेनेट है, पृथ्वी के अलावा चांद सितारे हैं, उन्हें एक दूरबीन लगा दी, तो ये स्थान जो प्रसिद्ध होने लगा, तो लोग यहाँ दूर दूर से आने लगे। तो फिर क्या हुआ, एक बार अंग्रेजों के जो है अंग्रेजों ने जो पूरी दुनिया में जो वो उपनिवेश बना रखे थे, कहीं देशों को अपना गुलाम बना रखा था, उनके संसाधनों दोहन करते तो कब्जा कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो फिर इन्होंने अंग्रेज़ों को वो होता था, मतलब क्या, मतलब इन्हें टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते थे। तो इन्हें ये लगता था कि यार कोई ऐसा एक टाइम सेट कर दे जिससे कि जो टाइम हमारे यहाँ पर इंग्लैंड या लंदन में हो, वही टाइम हमारे उसी उपनिवेश में हो। तो इन्होंने क्या करा, तो एक इस पर रिसर्च शुरू कर दी इन्होंने। जिस पर रिसर्च शुरू करी, तो इन्होंने, इस वक्त अंग्रेज मजबूत थे, तो इन्होंने क्या करा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी जो लंदन से गुजर रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई आज अगर देखें तो अमेरिका पावरफुल है, जो अमेरिका कहेगा उसकी चलेगी। तो उस वक्त अंग्रेज पावरफुल थे, तो नहीं चलते। ने कहा कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो लंदन से गुजरती है, इससे आधार मानकर हम जो है पूरी दुनिया का जो है टाइम जो वो सेट करेंगे, कि यानी जो हमारे यहाँ पर टाइम होगा वही पूरी दुनिया का टाइम होगा। तो एक बैठक हुई, तो उसमें जो है अंग्रेज मजबूत थे, अंग्रेजों की बात मान ली गई, और जो है 0 डिग्री देशांतर है लंदन से गुजरती थी, उसे जो है इन्होंने एक टाइम फिक्स करने का एक पैमाना मान लिया। तो उसी के आधार पर जो पूरी दुनिया में जो है आज तक टाइम फिक्स होता है। और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों का कभी भी सूरज अस्त नहीं होता था, यानी अंग्रेजों का कभी सूरज डूबता नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के जो है पूरी दुनिया में हर जगह उपनिवेश थे, अंग्रेजों के पूरी दुनिया में हर जगह उपनिवेश थे। तो ये क्या करते थे, अगर एक भारत में अगर दिन है, तो अगर यूरोप में या अफ्रीका में या फिर तुम गल्फ कंट्री में जिनका उपनिवेश है, तो वहाँ पर दिन लिखा है। पृथ्वी पर कहीं दिन कहीं रात होता है, हर जगह पूरी पृथ्वी रात नहीं होती ना दिन होता है। तो अगर कहीं पर रात होगी तो कहीं पर दिन होगा, कहीं पर दिन होगी कहीं पर रात होगा, कहीं पर रात हो रही है। तो पूरी दुनिया में इनके उपनिवेश थे। तो ये कहा जाता था उस समय कि अंग्रेजों का जो है कभी भी सूर्य अस्त नहीं होते, नहीं अंग्रेजों का जो सूर्य कभी डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में उपनिवेश फैले हुए थे, कहीं पर दिन था तो कहीं पर रात होती थी, लेकिन हर जगह जो है इनके लिए सूर्य निकला रहता था। तो इन्होंने ये बताया कि अंग्रेजों के विश्व में कई जगह उपनिवेश थे, उन्हें समय का निर्धारण करने में कठिनाई होती थी। इन्होंने मानक समय बनाने की सोची, जहाँ विश्व में एक ही समय पर समय निर्धारण किया जा सके, समय तय फिक्स करा जा सके। तो 1870 में बैठक हुई, जब चर्चा हुई तो जिसे मानक समय रेखा किसे मानक बैठक हुई, तो इसमें सोचा चर्चा हुई कि किसे मानक समय रेखा माना जाए। तो अंग्रेज मौजूद थे, इन्होंने अपने देश से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख समय रेखा प्रमुख मानकर समय का निर्धारण किया। अंग्रेज मौजूद थे तो इन्होंने इनकी मानी गई। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे देश से रेखा गुजरती है 0 डिग्री देशांतर है लंदन से ग्रीनविच से, तो इससे एक रेखा आधार माना जाए, इसी के आधार पूरी दुनिया का समय फिक्स करा जाए। तो 1894 बैठक में ग्रीनविच यानी लंदन में माध्यान्ह रेखा मान ली गई। जो 1894 की जो बैठक हुई उसमें ग्रीनविच से जो रेखा गुजरती थी लंदन से, उसे प्रधान माध्यान्ह रेखा मान ली गई, जिसके आधार पर पूरे विश्व का आज तक समय निर्धारण होता है। इसके आधार पर आज तक पूरी दुनिया का समय फिक्स होता है, यानी जो समय इस रेखा पर लंदन में होगा वही समय जो है आज भारत में भी होगा। जैसे इस समय 3:30 बज रहे हैं, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 3 बज रहे हैं, 3:20 हो रहे हैं। तो यही समय जो है अगर वहाँ पर भी 3:20 हो रहा होगा, अगर वहाँ पर 4 बजेंगे तो भारत में 4 बजेंगे। यानी वहाँ की घड़ी में टाइम बदलने से भारत की हो या पूरी दुनिया कहीं पर भी घड़ी हो उसमें टाइम बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे सिस्टम तय कर दिया कि हमारे यहाँ से टाइम बदलेगा तो पूरी दुनिया का टाइम बदल जाएगा। तो ये था हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इतिहास। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है और इसका इतिहास थोड़ा सा जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। अब जो है तुम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो है अपनी इसी तरीके से नोट्स बना लेना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, पहले समझना और फिर इसके नोट्स बना लेना। असल में नोट्स बनाना अपने हाथ का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम दूसरे के बनाए नोट्स पे भरोसा करेंगे तो पता नहीं उसने किस चीज़ का क्या मतलब लिखा हुआ है। अब मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं इसके, तुम ऐसे नोट्स बना लेना, और मैंने हर लाइन को भी पढ़ के बताया है, तो तुमसे पहले समझना फिर अपने बनाना, अपने नोट्स में लिखना। अगर तुम मुझसे कहोगे सर PDF दे दो, तो मैं PDF तो तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। क्यों? कि तुम्हें हैबिट हो जाएगी। मैं तुम्हें PDF वाला वो नहीं स्टूडेंट ही बनाना, मैं तुम्हें मेहनत वाले जो है स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। तो खुद करो, खुद सीखो अपने उससे। तो अक्षांश रेखा है, इसका जो स्क्रीनशॉट लो
और खुद नोट्स बनाना ऐसे जैसे बने हुए हैं। आंसर राइटिंग कैसे करनी हो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चलकर। तो फिर तुम इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। यूपीएससी में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पूछा जाए किसी से कि क्या है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा रोल है कि जो मेंस हमारा होता है वो जो जितना अच्छा लिखेगा उसमें उसके उतने अच्छे नंबर आएंगे। और वो मेंस में अगर लिखने की अगर हमको लिखा कैसे जाएगा, अगर हमने पहले आंसर राइटिंग की होगी या पहले हमारी स्पीड पकड़ रही होगी। करीब ये मान लो तुम 1 मिनट में लगभग 150 से 200 शब्द लिखने होते हैं मेंस में। 1 मिनट में 150 से 200 शब्द लिखने होते हैं मेंस में। तो ये जो तुम नोट्स खुद बनाओगे अपने हाथों से तो ये तुम्हारी स्पीड बनेगी। इसके स्क्रीनशॉट ले लो और खुद जो उसके नोट्स बना लेना। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि क्लास उन लोगों से तक भी पहुँच सके जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोचिंग नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बुक भी नहीं खरीद सकते और जो है तैयारी कर रहे हैं। इनसे जो है तुम्हारे PYQ प्रीवियस क्वेश्चन और जो फ्यूचर क्वेश्चन है वो लगभग सारे जो है वो सॉल्व होंगे। तो ये इनके स्क्रीनशॉट लो, अपने घर पे जाकर और नोट्स बना लेना खुद के समझ से। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि तुम्हारे बने हुए नोट्स का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तुमने नोट्स ऐसे बना ली कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा, तो ऐसे नोट्स का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो नोट्स ऐसे बनाओ जिससे कि तुम्हें इनका मतलब बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो और समझते हुए नोट्स बना लो उनके, और ये पढ़ के जाना। और फिर देखते हैं कैसे सॉल्व नहीं होता प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चन। ये देशांतर रेखा का ये डायग्राम जरूर बनाया करो, इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम। यूपीएससी में डायग्राम का भी नंबर मिलता है। स्मार्ट वर्क देखा जाए, स्मार्ट वर्क और डायग्राम ही होते हैं स्मार्ट वर्क। तो इससे एक जो टीचर है वो आइडिया लगा लेता है कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है या कितनी समझ है बच्चों को। डायग्राम इसमें बच्चों फिर टीचर जो है इतना बड़ा पैरा पढ़ने की वजह थोड़ा शॉर्ट में पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ पर पैरा हो, अब ये कहानी लिखी हमने इसकी पादर माध्यम लेकर, तो इसे हम डायग्राम बना नहीं सकते। तो जहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत है वहाँ डायग्राम बनाएंगे, जहाँ नहीं बनेगा हम पैरा में लिखेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट जैसे पॉइंट बनाएंगे ना, जैसे पॉइंट टू पॉइंट ही तुम्हें जो है वो नोट्स बनाने हैं। तो ये जो हमारा जो है आज हमारी जो है जर्नी थी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा चल रहा है उसके हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये भूआकृति विज्ञान वो चल रहा है हमारे यूनिट। तो ये हमारी आज कंप्लीट हो गई है। ये तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये भारत एवं विश्व का भूगोल है सिविल सेवा परीक्षा के लिए। माजिद हुसैन की बुक है, माजिद हुसैन की फिफ्थ एडिशन है। तुम इसमें पढ़ रहे थे, इसमें कई यूनिट हैं। असल कि इस बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये भूआकृति विज्ञान में पढ़ रहे थे। इसमें तुम्हारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, चट्टानें हो गई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हो गया, भूआकृतीय फिर महाद्वीपीय भूआकृति हो गई, ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गई, अन्नच्छादन हो गया। और पृथ्वी के 4 मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये तो अलग से ये तो मैं कराऊंगा इन्वायरमेंट में, तो ये तुम्हें करना ही नहीं है। भूआकृति विज्ञान तो ये चल रहा है भूआकृति विज्ञान। तो इसमें ये चैप्टर दिए हुए हैं। पृथ्वी का आंतरिक संरचना ये हो गया, चट्टान हो गई, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा, प्लेट विवर्तन सिद्धांत हो गया हमारा, महाद्वीपीय भूआकृतियाँ हो गई, पर्वत पठार मैदान, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, अन्नच्छादन हो गया। तो इसमें जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा नहीं दिया था, तो अक्षांश रेखा दिया था। ये देखो ये क्लाइमेटोलॉजी से अभी शुरू हो गई हमारी, ये देखो यहाँ पर। तो पृथ्वी का इतिहास, एक पृथ्वी भूगर्भिक इतिहास, ये चैप्टर इन्होंने छोड़ दिया था, तो ये मैंने तुम्हें अलग से कराया है, ये डबल मार्क लगा इस पर। एक पर्वतीय से संबंधित सिद्धांत ये छोड़ दिया था इसमें मई से नवनी होगा, तो ये मैंने करा दिया। अक्षांश और देशांतर रेखा जो है इसने छोड़ दिया था, ये मैंने अपनी तरफ से तुम्हें कराया है। तो ये जो है हमारे भूआकृति विज्ञान जो यूनिट वो कम्प्लीट हो चुकी है। और अब हम जो है देखते हैं या तो फिर भूआकृति विज्ञान में क्लाइमेटोलॉजी लेंगे या फिर ब्रह्मांड विज्ञान, जिसके नोट्स जो आसानी से बने। तो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद तुम्हें सागरीय विज्ञान पढ़ा दूँ, ये ओशनोलॉजी, तो महासागर, ज्वारभाटा, प्रवाल भित्ति, सुनामी, महासागरीय प्रदूषण, ये पढ़ा दूँ। तो देखते हैं कौन सा शुरू होगा इसी जो है इसी प्ले लिस्ट में। अब हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। ये देखो ये बुक रखी हुई है मेरी यहाँ पर, ये देखो बुक, सारी बुकें रखी हुई हैं, लेकिन बुकों में कुछ नहीं है। इनसे नहीं पढ़ रहा हूँ, जो मैं तुम्हें नोट्स बना रहा हूँ ये तो इनसे में से ये मान लो इसमें से सिर्फ
40% है, 60% के लिए मुझे कुछ और जो है रिसोर्स वो यूज करने पड़ रहे हैं। ये देखो तुम इधर, ये इधर रिसोर्स रखे हुए हैं कुछ, तो कुछ अगर तुम रिसोर्स देखोगे तो यहाँ पर भी ये रखे हुए हैं, यहाँ पर ये बुकें रखी हुई हैं, वो बुकें रखी हुई है यहाँ पर। तो इन सब में से निकाल के जो है मुझे नोट्स ये बनाता हूँ। तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अपने अलग अगले टॉपिक और यूनिट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो।